जरा सोच कर देखिए, आप सुबह उठे और बालकनी से पर्दों को हटाएं तो देखें एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन सूरज निकले हुए हैं। और अचानक कुछ पल से लेकर कुछ घंटों के भीतर उसमें से दो सूरज गायब हो जाएं, एक ही सूरज बचे। और आजकल दुनिया के कई देशों में ये घटनाएं लगातार हो रही हैं। दरअसल इस घटना को पारहेलियन कहा जाता है। आम बोलचाल की भाषा में कहें, इसे सन डॉग कहा जाता है। लेकिन हमारे और आपके लिए जानना तो दिलचस्प है ना कि आखिर ये तीन सूरज, चार सूरज, अभी हाल ही के कुछ वर्षों में रसिया और नॉर्वे में पांच पांच सूरज से सूर्योदय हुआ था। तो फिर आखिर तीन या चार या पांच सूरज अचानक आते कहां से हैं? और फिर अचानक से एक को छोड़कर बाकी सब गायब कहां हो जाते हैं? इस घटना के पीछे रीजन क्या है? क्या कोई ये अपशगुन है या इसके पीछे कोई साइंस का रूल काम करता है? दुनिया का कौन सा ऐसा देश है जहां अक्सर ये घटनाएं होती है, सबसे ज्यादा ये घटनाएं होती हैं? क्या इंडिया में भी ऐसा कुछ होता है? और अगर होता है तो किस राज्य में? और इससे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस घटना को यानी कि पारहेलियन को सन डॉग क्यों कहते हैं? इसका डॉग से क्या लेना देना है? चलिए इस पूरे फिनोमिना को एक एक करके देखते हैं, लेकिन जरा उससे पहले आप इसे देखिए। क्या कभी आपने ऐसा देखा है कि सूर्य के किनारे किनारे एक ये राउंड एक रिंग बनी हो? इसे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं? अगर आप जानते हो तो कमेंट करके बताइए, नहीं जानते हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर बताऊंगा। ये बड़ा ही शानदार सा फिनोमेना, इसके पीछे लॉजिक बड़े शानदार है, ये जानना हमारे और आपके लिए उससे भी ज्यादा दिलचस्प है। खैर आइए, तो मैं जो कह रहा था कि तीन तीन सूरज का निकलना या सूर्योदय का होना, अगर आप हमसे पूछे कि सर ये घटनाएं कब से हो रही हैं, क्या आजकल ये घटनाएं हो रही हैं, तो मैं ये कहूंगा कि ना, बहुत पहले से हो रही है। लेकिन लिखित साक्ष्य कहीं तो ऐसा होगा ना कि पहली बार किसी ने लिखा होगा, तो जी हां, ऐतिहासिक रूप से पहला उल्लेख मिलता है रोमन दार्शनिक और लेखक थे सिसरो। इन्होंने अपनी पुस्तक ऑन द रिपब्लिक में, जो लगभग 50 ईसा पूर्व की पुस्तक, उसमें इन्होंने पहली बार लिखा मतलब लिखित साक्ष्य के रूप में पहली बार देखने को मिलता है। हालांकि ये घटनाएं हजारों हजारों साल, अरबों साल से, जब से पृथ्वी है, जब से सूरज है, तब से होती होगी, सीधी सी बात। लेकिन लिखित साक्ष्य की बात हो गई। अब कंडीशन एक एक करके देखते चलेगा। पहला कंडीशन ये होगा कि ये जितने भी ठंडे देश हैं उनमें ही ये घटनाएं देखने को मिलेंगी, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा से ऊपरी हिस्से में और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा से निचले वाले हिस्से में, इन्हीं में ये घटनाएं देखने को मिलेगी। अब इसमें एक एक कंडीशन कैसे जुड़ता चला जाएगा जरा देखिएगा। सबको पता होगा कि पृथ्वी के किनारे किनारे जो हवाओं का एक मंडल है, लेयर, उसे कहते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। अब इनको भी अलग अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग लेयर में बांटा गया है। किसी को ट्रोपोस्फीयर, किसी को स्ट्रेटोस्फीयर, किसी को मेसोस्फीयर, ऐसे बांटा गया है। तो सबसे जो निचला लेयर है, निचला मंडल है, इसे कहते हैं ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल बनना, हवाएं चलना, आंधी तूफान, ओला वृष्टि, झंझावात, जो कुछ भी होती है, सब किसमें होती है? इसी में होती है। तो इसमें बादल बनता है, ठीक। अब एक और कंडीशन सुनिएगा, बादल तो बहुत सारे बनते हैं, कभी मैं वीडियो बना दूंगा बादलों के प्रकार के, बहुत सारे अलग अलग तरीके के बादल होते हैं, कोई बारिश कराएंगे, कोई नहीं कराएंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे जो ऊपरी लेयर में बादल बनेगा, यहां पर जो बादल बनेगा, यहां पर इस क्षोभ मंडल के सबसे ऊपरी वाले हिस्से में जो बादल बनेगा, उसे कहते हैं सीरस क्लाउड। क्या कहते हैं? सीरस क्लाउड कहते हैं। अब देखिए, एक तो ठंडे मुल्क का होना, ठंडे देशों का होना, ऊपर से इस क्षोभ मंडल में सीरस क्लाउड बना हो। अब सीरस क्लाउड कहां बनेगा? मैंने बताया ऊपरी लेयर। अच्छा, ऊपरी लेयर है कितना दूर? तो लगभग 15 किलोमीटर ऊपर। पूरा का पूरा जो ट्रोपोस्फीयर होता है वह 8 से लेकर 18 किलोमीटर तक के होता है। भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और दोनों पोल पर लगभग 8 किलोमीटर। तो एक एवरेज ले लिया जाए कि मान के चले मोटा मोटी 15 किलोमीटर ऊपर होगा। अब 15 किलोमीटर ऊपर का जो टेम्परेचर होगा वो मान के चलिए कि -20 डिग्री सेल्सियस से लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होगा। तो जब वहां का टेम्परेचर -20 या -30 है, तो जो सीरस क्लाउड हो गया, क्या वो आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट नहीं हो गया होगा? हो गया होगा, 100% हो गया होगा जब आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा। अब कंडीशन देखते चलिएगा, एक सीरस क्लाउड का होना, ऊपर से आइस क्रिस्टल का बना होना। अच्छा, आइस क्रिस्टल भी बना होगा तो कैसा बना होगा? आइस क्रिस्टल जो बना होगा वो हेक्सागोनल बना होगा, हेक्सागोनल बना होगा।
ठीक है, हेक्सागोनल यानी कि षटकोणीय जिसे कह देते हैं। तो हेक्सागोनल उसमें आइस क्रिस्टल का बना होना। अब ये पतले पतले एक चिपटे आकार का एक परत जैसा बन चुका होगा। अच्छा, ये जो पूरी घटना है ना, ये पूरी घटना जो पूरी फिनोमिना है, जो 3-3 सूरज 4-4 सूरज, इसे एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमिना कहते हैं। एटमॉस्फेरिक यानी पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर इसमें रोल करेगा। अब इसमें ऑप्टिकल फिनोमिना यानी कि अब इसमें लाइट का रोल है, तब जाके पूरा दिखेगा आपको 3-3 या 4-4 5-5 सूरज। अब आपने देखा होगा कि अगर पेड़ से पत्ते गिरते हैं, टूट करके गिरते हैं, तो ऐसे लहराते हुए गिरते हैं। अभी जितना भी हेक्सागोनल ये आइस क्रिस्टल बन चुका है पतली लेयर में, इस षटकोणीय, ये भी क्या है, लाखों करोड़ों अरबों की संख्या में छोटे छोटे। अब ये देखिए कितने बड़े होते हैं, आकार में कितने बड़े होते हैं, 0.025 mm से लेकर के 0.25 mm तक के आकार के होते हैं। अब सोच के देखिए कितने बड़े हो सकते हैं, छोटे 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 होंगे। अब ये करोड़ों अरबों की संख्या में ऐसे लहराते हुए ऐसे गिरते हैं। तो इनकी जब गिरते हैं तो ये पूरे के पूरे ऐसे ऐसे फैल गए। देखिए ऐसे तो गिरेंगे नहीं, ऐसे तो गिरेंगे नहीं, सब एक ही आकार के हैं लगभग लगभग। तो जब सब एक ही आकार गिरे, तो एक आगे इसके पीछे एक पीछे ऐसे थोड़ी गिरेगा, सब ऐसे गिरते हैं, ऐसे पैरेलल ऐसे गिरते हैं, ऐसे गिरते हैं। ठीक, ये भी एक रीजन है कि ऐसे गिरते हैं तभी जाकर बनेगा कंडीशन। अब जब ये गिरेंगे, अब देखिएगा ध्यान से, अब इस तरीके से ये गिर रहे हैं, अभी इस तरीके से गिर रहा है। अब ये जो 3 सूरज 4 सूरज 5 सूरज की मैंने जो बात किया है, वो सिर्फ सूर्योदय सनराइज के टाइम ही दिखाई देता है। ये भी एक रीजन है। अब देखिए इस तरीके से जब आइस क्रिस्टल है, अब यहाँ पे आइस क्रिस्टल ऐसे गिर रहे हैं, अब इधर से सनलाइट इस पे पड़ रही है, तो जब सनलाइट इस पे पड़ेगी तब जाके सूरज एक से ज्यादा दिखाई देगा। कैसे? अब ये एक आइस क्रिस्टल है, अब इस पे सनलाइट पड़ेगी। अब यहां पर साइंस का रूल देखिएगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा अपवर्तन रिफ्रैक्शन, अगर अपवर्तन और रिफ्रैक्शन आप पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो अपने मार्ग से भटक जाती है, वो टर्न कर जाती है। इसका एग्जांपल बचपन में बच्चों को पढ़ाया जाता है, हालांकि कंपटीशन में भी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि जब पानी के गिलास में ऐसे कोई राड या लकड़ी डालिए तो पानी वो टेढ़ा क्यों दिखाई देता है। गिलास में सिक्का डाल दिए या गिलास में मछली हो तो मछली अपने रियल सतह से ऊपर क्यों दिखाई देती है। ये सारे एग्जाम्पल है किसके, अपवर्तन के, रिफ्रैक्शन के। तो वही यहां पर रूल काम करेगा। जब सनलाइट इस आइस क्रिस्टल पे पड़ेगी तो सीधे ना होकर के अपने रास्ते से ऐसे भटक जाएगी। तो फिर यहां पर साइंस ये भी कहता है कि उस आइस क्रिस्टल से कितने डिग्री पर भटकेगी, तो नियर अबाउट 21.8 डिग्री, यानी कि आप मान के चलिए 22 डिग्री पे वो भटक जाएगी। जैसे अब यहां पे देख लीजिएगा, अब यहां पर एक आइस क्रिस्टल है, मान लीजिए ये एक आइस क्रिस्टल है और वो भी षटकोणी है, ये षटकोणी है आइस क्रिस्टल। अब यहां पर सूर्य है, तो सूर्य की लाइट जब इस पे पड़ेगी तो हम यहां मान लीजिए हम यहां खड़े हुए हैं, तो सूर्य की लाइट पड़ेगी तो सीधे ऐसे आना चाहिए था, लेकिन नहीं आएगा, नहीं आएगा। अब यहां पे रास्ता भटक जाएगा। अब जब रास्ता भटक जाएगा ऐसे, यहां पर ऐसे आया और लगभग 22 डिग्री ऐसे टर्न कर गया, अब 22 डिग्री ऐसे टर्न कर गया। अब ऐसे टर्न करके हमको यहां से अब दिखाई दे रहा है। अब देखिए हमको यहां से दिखाई दे रहा है, अब हमें यहां नहीं दिखाई दे रहा है, हमें यहां दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये ऐसे आकर के दिखाई दे रहा है, तो हमको एक लाइट यहां से आ रही है। इसी तरीके से ढेर सारे क्रिस्टल है ना, कुछ इधर पूरे फैले हुए हैं, ऐसे फैले हुए हैं, तो 22 डिग्री इधर से भी दिखाई दे सकती है, सीधी सी बात है भाई, इधर से भी दिखाई दे सकती है। 22 डिग्री पे वो टर्न कर जाती है लाइट। तो जो लाइट आ रही है वो हमको इधर से आती दिख रही है, वो इधर से आती दिख रही है। और जो मेन सूरज है, जो मुख्य रूप से जो रियल में सन है, वो तो यहां है ही, वो तो दिख ही रहा है। ठीक, तो कुछ लाइट ऐसी है जो आ रही है सीधे और कुछ लाइट ऐसी है जो ऐसे टर्न कर जा रही है। तो साइंस का रूल ये कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम, उसमें भी कहा हवा से अगर आइस क्रिस्टल में लाइट जाती है तो मैक्सिमम लाइट वो 22 डिग्री पे टर्न कर जाती है। तो मैक्सिमम लाइट 22 डिग्री पे टर्न करेगी, तो 22 डिग्री ये, 22 डिग्री, यानी कि हम यहां से खड़े होकर देखेंगे तो 22 डिग्री यहां पर और 22 डिग्री यहां पर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। जैसे अगर सीधा सीधा मैं देखूं तो सीधे तो देख रहा हूं, लेकिन नहीं, यहां से लाइट है तो 22 डिग्री इधर और 22 डिग्री इधर, तो यहां पर जो हमारे पास लाइट है वो यहां से आ रही है, तो मुझे एक सूर्य यहां भी दिखाई देगा और एक सूर्य यहां भी दिखाई देगा, और जो सामने वाला है वो तो दिखाई दे ही रहा है। लेकिन ये कब तक सूर्योदय हो ही रहा है,
अब जब सूर्य धीरे धीरे करके ऊपर आ जाएगा तो तिरछी लाइट आ रही थी, तब तक तो कन्वर्ट हो रहा था। क्यों? क्योंकि आइस क्रिस्टल ऐसे लहराते हुए गिर रहे थे। लेकिन वही सूर्य जब ऊपर आ जाए और ऊपर से ऐसे लाइट पड़ेगी तो इतना ज्यादा टर्न नहीं होगा, इतना ज्यादा टर्न नहीं होगा, तब बिखरे हुए में दिखेगा। तब बात समझ में आ गई ना? तो इसीलिए यह कुछ पल से लेकर कुछ घंटों तक ये दिखाई देता है दो सूरज। ठीक, इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे 4 भी दिख सकते हैं, 5 भी दिखाई देते हैं। अभी देख लीजिएगा, एकदम ऐसे ही दिखाई देगा हो। ये तो रियल का सन है। अब इसके बाद से हमको 22 डिग्री इधर भी दिखाई दे रहा है और 22 डिग्री इधर भी दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब देख लीजिएगा कि दुनिया के कौन से ऐसे देश हैं जहां सबसे ज्यादा टाइम पे दिखाई देते हैं। अभी हाल ही में सबसे लेटेस्ट की बात करें, ये सखालिन रूस में ये अभी 12 जनवरी 2026 को दिखाई दिया था 3 सूरज। उससे पहले 1 जनवरी को बीजिंग में दिखाई दिया था, 22 दिसंबर को स्वीडन में, फिर 9 दिसंबर को ऐसे चीन में भी दिखाई दिया, अमेरिका में भी दिखाई दिया था 26 जनवरी 2025 को। ये देख लीजिएगा, चीन के मोहे में दिखाई दिया था 17 अक्टूबर 2020 को। यह अब तक के इतिहास में सबसे लंबे टाइम तक ये दिखाई दिया था। इतिहास का सबसे लंबा सनडार्क कितने देर का? तो 3 घंटे का दिखाई दिया था। अब अपने इंडिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख जैसे राज्यों में कभी कभी दिखाई यहां भी दे जाता है। आखिरी टाइम पर दिखाई दिया था दिसंबर 2025 में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में ये 3 सूरज दिखाई दिए थे। अब एक आखिरी सवाल मेरा जो रह गया वो ये है कि इसे सन डॉग क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? इसमें डॉग से क्या लेना देना है? इसके देखिए, ये 2 सिद्धांत इस पे काम करते हैं। लोगों की अलग अलग विचारधारा है, इस पे 2 सिद्धांत। एक तो यह है कि लिखित रूप से सबसे पहले सन डॉग का प्रयोग किया था 1631 में ब्रिटिश नौसेना के कप्तान थे ल्यूक फॉक्स। ये उत्तर पश्चिम मार्ग की जब खोज में आगे बढ़े थे, उन्हें पहली बार दिखाई दिया था, तो उन्होंने काल्पनिक उनके दिमाग में आया, उन्होंने लिख दिया और तब से चल रहा है कि सन डॉग है। ठीक है, ये ल्यूक फॉक्स के द्वारा दिया गया एक नाम। लेकिन एक दूसरा सिद्धांत ये काम करता है कि 1882 ईस्वी में अब्राम पाल्मर की पुस्तक है फोक एटिमोलॉजी, उसमें इन्होंने इस शब्द के पीछे का राज बताया। वो ये बताते हैं ये है कि ये नॉरफॉक क्षेत्र की एक सबसे पुरानी बोली है। बोली, एक तो ये बोली है। अच्छा, ऊपर से ये कहते हैं कि जर्मनिक और स्कैंडिनेवियाई भाषाओं में डैग शब्द का जो रियल का अर्थ होता है धुंध, कोहरा या ओस होता है। मतलब डैग शब्द का जो रियल अर्थ है वो ओस, धुंध, कोहरा है और डैग शब्द टूटते टूटते बन गया है डॉग। तो रियल में जो डॉग है वो कुत्ते वाला डॉग नहीं है। डॉग का मतलब होता है धुंध या कोहरा या ओस। तो सन डॉग यानी कि वो जो एक्स्ट्रा सूर्य दिखाई दे रहा है वह धुंध का सन है। वो हमें सिर्फ दिख रहा है, वो आभासी है, वो काल्पनिक है। अभी कुछ देर के बाद से वो गायब हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी। यह 2-2 या 3-3 सूर्य क्यों दिखाई देता है, इसके पीछे साइंस का वही रूल काम करता है। इसलिए मैंने कहा था शुरू में, इसे एटमॉस्फेरिक ऑप्टिकल फिनोमेना कहते हैं। इसमें एटमॉस्फेरिक यानी कि एटमॉस्फेयर का रूल काम करता है, फिर ऑप्टिकल फिनोमेना ये लाइट का रूल काम करता है और फिर ये घटनाएं घट जाती हैं। अब आप कमेंट करके बताइएगा कि ये चीजें आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब ये 3-3 सूरज कभी आपको दिखाई दे तो आप भी घबराइएगा मत। 3 सूरज काल्पनिक है, रियल में एक ही है, वो रिफ्लेक्शन की वजह से एक से ज्यादा दिखाई देंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं समझदार टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।